नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए चलते हैं। आज हम देखेंगे सीटेट सेकंड पेपर का सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? बताइए। अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, अमरावती या मदुरई? कहाँ हुआ था? ये हुआ था, ये एक साहित्य है, इसका जो आयोजन हुआ था आपका वो हुआ था आपके मदुरई में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कूट करना है इसको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है, पूछ रहा है। पहला है आपका, बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दूसरा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। चौथा कह रहा है, बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन सा कथन पूछ रहा है सही है? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा है, बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दी थी, ये आपका गलत हो जाएगा, संस्कृत में नहीं दिया था उन्होंने। ठीक है। तीसरा है, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, सही बात है। पहला और तीसरा सी, ए और सी आपका सही है। और बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम जो है चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी भी सही है, यानी ए, सी और डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है आपका, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कह रहा है, ये भी कूट करना है आपका। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में कह रहा सही है? ठीक है, कभी कभी पूछ देता है सही नहीं है। ठीक है, यहां पूछ रहा है सही है। कौन कौन सा कथन सही है बताइए। वो हो जाएगा आपका, यह तमिल में लिखा गया था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है तमिल में लिखा गया था। दूसरा है, यह सत्यनार नामक कवि द्वारा लिखा गया था, ये भी आपका सही है। और तीसरा है, उसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है, ये भी आपका सही है। चौथा है आपका, यह लगभग 2500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? बताइए। कह रहा है, यह पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा है, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जो थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे, ये भी आपका सही है। तीसरा है, अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन के अनुसार किसी भी समय पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 5000 जहाज इस बंदरगाह पर खड़े देखे जा सकते थे, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी ये आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, प्रचारकों ने, कह रहा है प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मिशन खेला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? बताइए। जब ये सेरमपुर जो मिशन जो है वो खोला गया था, उस समय वह क्षेत्र किसके अधीन था, किस कंपनी के अधीन था? वो था आपके पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि कैसा? आदिवासी मुखियाओं ने गांवों के समूह पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा। ठीक है, अंग्रेज भी जो है उनको नहीं हटा पाए। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, देखिए मिलान करना है इसको। ठीक है,
कह रहा है कलकत्ता मदरसा, और इधर सन दिया है, कौन से सन में बना था बताइए। वो बना था आपका 1781 में, ठीक है। अब कह रहा है बनारस संस्कृत कॉलेज, ये कब बना था, ये बना था आपका 1791 में, ठीक है। कह रहा है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम, ये कब आई थी, ये आई थी आपकी 1835 में, और वुड डिस्पैच जो हुआ था आपका, ये हुआ था 1854 में, ठीक है। यानी कि पहला का दूसरा और किसी में है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक है जिसका अर्थ क्या होता है, गुलामगिरी का होता है गुलामी। कह रहा है ये किसने लिखी थी, सही उत्तर चुने। महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिराव फुले ने, या राजाराम मोहन राय ने। किसने लिखा था गुलामगिरी, ये लिखा था आपके ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। ज्योतिबा राव फुले ने इस किताब को लिखा था, किसको, गुलामगिरी को, ठीक है। अच्छा ये लिखा कब था, ये लिखा था आपके 1873 में, ठीक है, 1873 में लिखा था। अगला देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य मार्गियों के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किस विधियों को अपनाते हैं बताइए। अंग्रेजी सम्मान का बहिष्कार और अंग्रेजी संपत्तियों पर हमला करना, अंग्रेजी विरोधी बैठकों में स्वशासन के लिए बहस करना, भारतीयों पर हो रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों से याचना करना, चित्तगोंग में विद्रोह का आयोजन करना। कौन सा सही होगा आपका, बहस करना जो है ये आपका सही हो जाएगा। किसके लिए, स्वशासन के लिए बहस करना, ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है, जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया, वह किसने बनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है ये किसने बनाया था, ये बनाया था आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र ने, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखिए। कह रहा है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये आपका दिया है 5 तो, इसको जो है घटते क्रम में, क्षेत्रफल की जो है कितनी क्षेत्रफल है किसकी, उसका घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा जो है आपका अफ्रीका है, ठीक है, 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 20% लगभग है, ठीक है। महाद्वीपों का 20%, अफ्रीका का है 20.3% और 16.2% आपके उत्तरी अमेरिका का है, 11.9% आपके दक्षिणी अमेरिका का है, 9.2% आपका अंटार्कटिका का है, और आपका 6.8% जो है वो यूरोप का है, ठीक है। अगला देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो अवस्थित है, बताइए कितने डिग्री पे, 23.5 दक्षिणी, 66.5 दक्षिणी, 25.5 दक्षिणी, या 50.5 दक्षिणी, किस पे अवस्थित है, वो है आपका 66.5 डिग्री पे अवस्थित है दक्षिणी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना हेतु निम्नलिखित में से किस पूर्व संप्रत्यय की आवश्यकता होगी, बताइए। कह रहा है किसी स्थान विशेष पर समय की समझ व गणना के लिए कौन सी संप्रत्यय की आवश्यकता होगी, क्या करना होगा उसके लिए, पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी, नहीं,
स्थान विशेष का देशांतर और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्थान विशेष का अक्षांश और ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा, ये भी नहीं होगा। यानी चौथा जो है ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है स्थान विशेष का देशांतर ग्रीनविच से उसकी तुलनात्मक दिशा और ग्रीनविच पर समय। ठीक है, जिसमें समय की समझ और गणना दोनों करना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक, इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पश्चिम में समय होगा क्या? बताइए, 1 बजेगा सुबह का या रात का, 11 बजेगा सुबह का या रात का? बताइए, वो हो जाएगा आपका 11 अपराह्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? मध्य एशिया स्टेपी, अर्जेंटीना पैम्पास, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड या ब्राजील कंपोस? कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ब्राजील कंपोस। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ब्राजील कंपोस। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है लद्दाख के बारे में। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी तथा शुष्क होती है। कह रहा लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? पहला ठंडा रेगिस्तान है, ये तो सही है। ठीक है, और आपका लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति जो है वो विरल है, ये आपका सी सही हो जाएगा। ए और सी जो है आपका, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। बी जो है आपका गलत है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सुमेलित करना है इसको। ठीक है, युग्म जो दिया है उसको सुमेलित करना है, मतलब उसमें निगेटिव जो है वो हटाना है, जो नहीं है सही। कौन सा सही नहीं है बताइए? महाद्वीपीय संहति सिलिका और मैग्नीशियम के लिए जाना जाता है। महासागरीय परपटे सिलिका और एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है। क्रोडिया कोड किसको बोले? निकेल व लोहा के लिए जाना जाता है। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही है बताइए? इसका हो जाएगा आपका, कह रहा नहीं है, यानी कि ये आपका ए बी और सी ये तीनों गलत है। ठीक है, ये जो है ये आपका तीनों गलत है। ठीक है, ये आपका बता दें आपको, महाद्वीपीय संहति जो है वो मूल तत्व सिलिका और मैग्नीशियम ठीक है। महासागरीय परपटी मूल तत्व जो है सिलिका और एल्युमिनियम है। कोर जो है वो आपका निकेल और लोहा है। ठीक है, यानी ये तीनों सही है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये तीनों गलत हो जाएगा उसके हिसाब से, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? बताइए, मौसमी पवनों का उदाहरण है कौन सा? भारत में मानसूनी पवने, भारत में उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवने या पश्चिमी पवने? बताइए, मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है? वो हो जाएगा आपका भारत में मानसूनी पवने। ठीक है, ये आपके मौसम के हिसाब से आती रहती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों यानी ए बी और सी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक, ये विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया है। कह रहा है विद्यार्थी ए जो कह रहा है वो कह रहा है जब तेज वायु सागर के पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। विद्यार्थी बी जो है कह रहा है तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। और विद्यार्थी सी जो है वो कह रहा है ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार है। कौन कौन सा जो है वो आपका सही है?
बताइए, कूट करना है इसको, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी और सी जो है ये आपका तीनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा उद्योग वेल्ड से विकसित हुआ? बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सा उद्योग जो है वो आपके वेल्ड में विकसित हुआ? भेड़ पालन के कारण उन्नी उद्योग, याक पालन के कारण उन्नी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, या गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग? बताइए, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग जो है ये आपका विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, ये भी आपको कूट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के सेकंड पेपर जो होता है, कूट जो होता है वो आपका करंट कारक का जो क्वेश्चन आता है वो सबसे ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, कह रहा है कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए कह रहा है कोलार की खानें विश्व की गहरी खानों में से है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। और बी कह रहा है कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। बताइए, कौन सा सही है कौन गलत है? ये हो जाएगा आपका ए जो है ये आपका गलत है। ठीक है, और बी जो है आपका ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? कह रहा है दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है, दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार सह उत्पादन बनते हैं। बताइए, क्या सिमिलरिटी है इसके अंदर? ये जो है आपके दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबद्ध है? बताइए, विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है। छोटे भूखंड और साधारण औजारें, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अधिक धूप वाले दिनों के मतलब दिनों से युक्त जलवायु। बताइए कौन सा संबंध है इससे? कूट करना है इसका, वो हो जाएगा आपका ए बी और डी। ये जो है आपका ये सही हो जाएगा, सी जो है ये आपका गलत है, यानी ए बी और डी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? बताइए, विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है क्या? धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर, या खाद्य संबंधी आदतों का अंतर? कौन सा असमानता का उदाहरण है? बताइए, वो जो है आपका आर्थिक स्तर का अंतर जो है ये असमानता का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, पूर्वाग्रह का अर्थ होगा, कूट करना है, यानी एक से अधिक कौन कौन सा होगा या कौन कौन सा नहीं होगा? पूर्वाग्रह, बताइए। पूर्वाग्रह जो है वो आपका कह रहा है लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, ये पूर्वाग्रह का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है लोगों को हीनता की दृष्टि से देखना, ये पूर्वाग्रह नहीं है, आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है आपका लोगों को एक ही छवि में बांधना, ये आपका पूर्वाग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में ए और सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? बताइए, राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम, या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम? कौन सा जो है वो आपके भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है पूछ रहा है, बताइए।
किसका हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स, यानी पथ विक्रेता विनियम अधिनियम जो है ये आपका संसद के द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कूट करना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। ए कह रहा है एक राज्य को जीएसटी के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। और बी कह रहा है नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। कौन सा सही हो जाएगा? ए जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये दो राज्यों के बीच विवाद का मामला नहीं है। ठीक है, बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। नदी के जल के बंटवारे ये जो आपके दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है, यानी केवल बी जो है आपका सही। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है कौन सी शब्दावली, उसे क्या कहते हैं? संगठित कार्यबल, भूमालिक, लेबर चौक या प्रशिक्षित तकनीशियन? जो शहर में जाते हैं भारत के लोग काम करने के लिए, प्रवासी मजदूर, एक शब्द में उनको क्या कहेंगे? कौन सी शब्दावली होगी जो उनको दर्शाती है? वो होगी आपकी लेबर चौक। आपने देखा होगा हर शहर में भी होता है लेबर चौक, लेबर अड्डा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दादन व्यवस्था क्या है? कह रहा है दादन व्यवस्था जो है वो क्या है? वो है आपका व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दादन व्यवस्था। ठीक है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। हैं? सही कह रहा है? एकदम सही है। लोकतंत्र जो है मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। दूसरा कह रहा है बी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। ये कथन भी आपका सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सॉरी ये गलत है ना, इसमें ये नहीं होगा, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को, कह रहा है स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, स्वतंत्रता, समानता, जीवन या निजता? ये जो प्राप्त है आपका वो प्राप्त है जीवन में। ठीक है, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। राजतांत्रिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य या पुलिस राज्य? बताइए। इसका हो जाएगा आपका ए राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र और सी कल्याणकारी राज्य। ठीक है, पुलिस राज्य नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? बताइए, उच्चतम न्यायालय का मुखिया जो होता है कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या भारत के महान्यायवादी होते हैं? महान्यायवादी जिसको बोलते हैं कौन होता है? वो होता है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? एमडीएम जो बच्चों को खाना खिलाते हैं स्कूल में, कौन किया था? वो किया था आपके तमिलनाडु ने। ठीक है, सबसे पहले जो है
तमिलनाडु ने शुरुआत किया था इसका, एमडीएम का। ठीक है, कब किया था? 1962 में। कब किया था? 1962 में। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपके मिड डे मील के नाम से शुरुआत कर दी गई। कब हुआ था? ये आपका हुआ था 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? कौन सा लक्ष्य बताइए? वो है आपका लक्ष्य 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित 17 सतत विकास लक्ष्यों में से सतत विकास लक्ष्य 2 के अंतर्गत भारत में मिड डे मील योजना का विकास एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है। किसके? लक्ष्य 2 के अंतर्गत। ठीक है, मिड डे मील का संबंध है लक्ष्य 2 से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है उत्तर तो सही है लगभग, लेकिन जो सबसे अच्छा है उसका चयन करना है। कह रहा है सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है क्या? क्या है आकलन का उद्देश्य? बताइए। कह रहा विद्यार्थियों को उनके अधिनियम स्तरों के अनुसार प्रवाही बनाने में सहयोग करना। सही है। विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना, ये भी सही है। विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना, इससे अच्छा नहीं है, ये रहने दो। विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना, याद करना रट्टा ये तो होगा ही नहीं। ये 2 है, लेकिन इसमें जो है आपके कह रहा है उनकी जीवांत वास्तविकताओं से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका ज्यादा वो है, अच्छा है। ठीक है, उपयुक्त आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? बताइए, विश्लेषण कौशल का आकलन करता है कौन सा? कूट करना है इसको। कह रहा है सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है कौन सा? सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? नहीं होगा। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये ज्यादा आपका प्रभावी क्वेश्चन है। ठीक है, वो उसमें विश्लेषणात्मक जो है वो कर सकता है, आंसर दे सकता है विश्लेषण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसमें भी आपका विश्लेषण कौशल आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी है आपका सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, ये 2 इज द राइट, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से, कह रहा है निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? बताइए, अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को प्रयोग में लाने के लिए कौन सा करता है? बताइए। तटों का निर्माण कैसे होता है? सही है, ये तो होगा। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए, ये भी सही हो जाएगा। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? इस पर चर्चा कीजिए, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, बी और सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है कैसे? मौखिक प्रदर्शन द्वारा या लिखित रिपोर्ट द्वारा? बताइए, एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है कैसे? वो किया जाता है आपका मौखिक प्रदर्शन के द्वारा और लिखित रिपोर्ट के द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक स्रोत
समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, राजा रुद्रदमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। द्वितीय स्रोत के रूप में जाना जाता है किसे? वो जो जाना जाता है आपका समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में स्थानीय ज्ञान। कह रहा है कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होना चाहिए। बताइए कौन कौन सा चिंता का विषय होना चाहिए? ये कह रहा है स्रोतों की प्रामाणिकता, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरा कह रहा है पाठ्यक्रम में मतलब पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, ये होना चाहिए। सी है आपका उदाहरणों की मात्रा, ये भी होनी चाहिए। और कह रहा है रुचि उत्पन्न करना, ये तो जरूर होना चाहिए। यानी बी, सी और डी ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? क्या अधिगमकर्ता केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित हो या विद्या विशेष केंद्रित हो? गहन चिंता का विषय हो सकता है क्या? वो होगा आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? बताइए खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? वो जो है आपका विषय वस्तु को रटने से बचना। ठीक है, इसके लिए जो है खुली पुस्तक परीक्षा का वो होता है, चयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कह रहा है हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। कैसे? हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, सही है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदायों की पहचान करवाने के द्वारा, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत ना हो, ये आपका गलत है। काहे छोड़ देंगे भाई? ए और बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है क्या? बच्चों को कक्षा में अखबार क्यों पढ़ाते हैं? उसका क्या उद्देश्य है शिक्षक का? वो है समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना, ये गलत हो जाएगा। छात्रों का कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होगा, ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों को देश की सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ करना, सनसनीखेज प्रगतियों से क्यों वाकिफ कराना है? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है ग्रामीण स्कूलों में पंचायती राज एवं ग्रामीण प्रशासन के थीम से परिचित करते समय विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भात्मक अधिगम गतिविधि क्या हो सकती है? बताइए। कक्षा में अपने अनुभव को साझा करती एक सरपंच, 73वें संशोधन अधिनियम पर एक लेख पढ़ना, पंचायती राज पर एक वृत्त चित्र देखना, विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विद्यार्थियों से ग्राम पंचायत पर उनके विचार पूछना। ठीक है, इसमें उनकी जो है रचनात्मक गतिविधि आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कक्षा में दृष्टिबाधित ये कह रहा है कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शैक्षणिक रूप से शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? दृष्टिबाधित बच्चों के बारे में पूछ रहा है।
कौन सा सबसे अच्छा बेहतर होगा, मतलब सबसे बेहतर होगा। कह रहा है कक्षा को नियमित, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका सही हो जाएगा, देख लीजिए, कक्षा को नियमित मौखिक संकेत देना और विद्यार्थियों को सोचने, कल्पना करने या उत्तर देने के लिए कहना। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, थोड़ा सा ऊपर आइए, विद्यार्थियों को स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए आप शिक्षण के किस तरीके को अपनाएंगे। व्याख्यान विधि एवं प्रश्न पूछना, भूमिका निभाने वाले वाद विवाद, बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है, वृत्त चित्र पर्दे पर दिखाना एवं परिचर्चा। कौन सा सही होगा। स्वच्छता कार्य पर अवगत और संवेदनशीलता बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे आप एज अ टीचर। वो जो हम अपनाएंगे वो अपनाएंगे भूमिका निभाने एवं वाद विवाद, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। और हो जाएगा बातचीत के लिए ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना जो यह कार्य करता है। ठीक है, सी जो है आपका, बी और सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।